सबसे पहले वीएस कोड में आएंगे एंड टर्मिनल में लिखेंगे npm init-y। इससे हमारी package.json फाइल बन जाएगी। ये बेसिक कमांड है प्रोजेक्ट शुरू करने का। फिर उसके बाद हम कुछ इंस्टॉल करेंगे जैसे कि एक्सप्रेस, mongoose एंड .env। एक्सप्रेस हमारा सर्वर बनाने के लिए, mongoose db से कनेक्ट करने के लिए एंड .env कुछ होता है उसे हम आगे देखेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अब हम अपना बैकएंड का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले src फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम बनाएंगे app.js फाइल। अब रूट फोल्डर में बनाएंगे server.js। app.js के अंदर आएंगे एंड एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे एंड ऐप वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस को कॉल करेंगे। इसे करेंगे एक्सपोर्ट ताकि हम पूरे फोल्डर में कहीं भी यूज कर सकें। server.js में आएंगे एंड इसे रिक्वायर करेंगे। अब app.listen लगाएंगे। app.listen मतलब हम सर्वर को स्टार्ट कर रहे हैं। अब 3000 ये एक पोर्ट नंबर है जहाँ पे हमारा सर्वर चलेगा। यहाँ पे जब भी हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे तो कंसोल में लिख के आएगा सर्वर रनिंग। और टेस्ट करते हैं एंड npx nodemon server.js एंड सर्वर रनिंग आ गया। ये है हमारा बेस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है डीबी से कनेक्ट करना। उसके लिए src फोल्डर के अंदर बनाएंगे एक डीबी फोल्डर एंड उसके अंदर बनाएंगे db.js फाइल। अब हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था mongoose। mongoose का यूज करेंगे डीबी से कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले mongoose को रिक्वायर करेंगे एंड उसके बाद बनाएंगे एक फंक्शन कनेक्ट टू डीबी। इसमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे अपना कोड। mongoose.connect ये एक मेथड है जो कि हमें डीबी से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके अंदर हम देते हैं अपनी MongoDB की URI। MongoDB URI MongoDB एटलस वेबसाइट पे मिल जाएगी। एंड याद रखना कभी भी URI ऐसे प्लेन कोड में मत लिखना एंड ना ही किसी के साथ शेयर करना, क्योंकि अगर जिसके पास भी तुम्हारी URI होगी उसके पास तुम्हारी डीबी का कनेक्ट। इसे हम .env फाइल में स्टोर करते हैं। सबसे पहले रूट फोल्डर में बनाएंगे .env फाइल एंड MongoDB URI वेरिएबल के अंदर हम लिखेंगे अपना। अब यहाँ पे आके mongoose.connect के अंदर हम देंगे अपना MongoDB URI। अब इस फंक्शन को करते हैं एक्सपोर्ट। हमारी डीबी फाइल तो रेडी है, पर क्या सर्वर एंड डाटाबेस कनेक्ट हो गया है? अभी नहीं। हम अपनी server.js फाइल में आएंगे एंड यहाँ पे रिक्वायर करेंगे .env पैकेज। क्यों? क्योंकि हमने अपना MongoDB URI लिखा है .env फाइल के अंदर। उसे रीड करने के लिए ये पैकेज जरूरी है। इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट कर अपनी डीबी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एंड कनेक्ट डीबी एक फंक्शन है, यहाँ पे इसे कॉल करेंगे। अब हमारा पूरा डीबी सेटअप हो चुका है। और टेस्ट करते हैं एंड npx nodemon server.js एंड सर्वर रनिंग आ गया MongoDB कनेक्टेड। पर हम अपने डाटाबेस में स्टोर कैसे करेंगे? क्या डाटा स्टोर करेंगे? किस स्ट्रक्चर में? हमें बताना पड़ेगा सर्वर को एंड इसका कोड हम लिखते हैं मॉडल्स फोल्डर के अंदर। इसे हम स्कीमा भी कहते हैं। आओ बनाएं। सबसे पहले src फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे मॉडल्स फोल्डर के अंदर बनाएंगे एक फाइल एंड यहाँ पे भी हम mongoose पैकेज का यूज करेंगे। उसे रिक्वायर करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना स्कीमा लिखेंगे। mongoose.schema एक मेथड है जिससे हम अपना डाटा का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। अब क्या क्या चाहिए यहाँ पे हम सब लिख देंगे। यूजर नेम चाहिए, यस। इसका टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। रिक्वायर ट्रू, जरूरी है। एंड देन ईमेल का सेम। अब ईमेल हमेशा यूनिक होनी चाहिए, यहाँ पे हम यूनिक ट्रू कर देंगे एंड पासवर्ड ऐसे ही लिखेंगे। अब लास्ट में हम लगाएंगे टाइम स्टैम्प्स इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी कोई यूजर रजिस्टर करेगा या अपडेट करेगा तो तुम्हारे डीबी में स्टोर होगा कि उसने क्रिएट कब किया है या फिर अपडेट कब हुआ है। ये सब कुछ स्टोर होगा। एंड अभी तो हमने खाली स्ट्रक्चर बताया है कि हमारे डाटाबेस में कौन कौन सा डेटा होगा, पर क्या हमने इसे डेटाबेस में बनाया है? नहीं। उसके लिए हम एक और मेथड यूज करते हैं mongoose.model। यहाँ पे हम यूजर नाम का एक डाटाबेस बनाएंगे एंड उसके अंदर ये स्ट्रक्चर यूजर स्कीमा ऐसा डाटा स्टोर करेंगे। अब इस यूजर को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। अब हमारा मॉडल्स फाइल एकदम रेडी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप मतलब कि हम अपना मेन काम करेंगे, एपीआई बनाएंगे, रजिस्टर एपीआई। वो तो हम app.js फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, पर एपीआईज तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि रजिस्टर, लॉगिन, अपडेट, डिलीट, /home, अबाउट, प्रोफाइल पेज, बहुत सारी होती हैं। तो इसमें जो कोड होगा बहुत ही मेसी हो जाएगा, इसलिए हम इसको अलग फोल्डर में लिखते हैं
सो SRC के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे, राउट्स फोल्डर। उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे auth.routes.js। नाउ यहाँ हम एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे। const router इज इक्वल टू express.router। ये एक्सप्रेस का एक मेथड है जो कि हमें राउट क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब इस राउटर को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली एपीआई बना रहा है, रजिस्टर एपीआई। सो राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट क्या है? पोस्ट एक मेथड है, मतलब जब भी कोई डाटा तुम सर्वर पे भेजते हो तो हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। और भी मेथड्स हैं, यस हैं, बट अभी के लिए हम बस पोस्ट का देखेंगे। सो उसके अंदर हम लिखेंगे अपनी एपीआई का पाथ। हमारी एपीआई कौन सी है? रजिस्टर। तो हम इसमें लिखेंगे /register एंड इसका लॉजिक हम कॉमा लगा के लिखेंगे। अब लॉजिक क्या यहाँ लिखेंगे? नहीं, क्योंकि हम प्रोडक्शन रेडी फोल्डर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम इसका कोड जो है वो अलग लिखेंगे कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। सो SRC के अंदर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, कंट्रोलर्स फोल्डर, एंड उसके अंदर फाइल बनाएंगे auth.controllers.js। इसमें हम सबसे पहले अपने मॉडल्स को रिक्वायर करेंगे। मॉडल्स क्यों? क्योंकि हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर जरूरी है ना। जब हम नया रजिस्टर करेंगे यूजर तो उसे सेव करेंगे, उसके लिए हम मॉडल्स का हेल्प लेंगे। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, रजिस्टर यूजर। उसके अंदर यह रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट ये वही रिक्वेस्ट है जो फ्रंट एंड से आएगी और उसके रिस्पॉन्स में हम भेजेंगे कुछ डेटा। सबसे पहले ट्रैक एंड कैच ब्लॉक लिखते हैं। उसके अंदर हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूजरनेम ईमेल पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये लाइन क्या है? ये लाइन का मतलब समझो। इसका मतलब है कि हम फ्रंट एंड से डेटा ले रहे हैं एंड वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स? यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। बट कैसे? फ्रंट एंड से डाटा कैसे आ रहा है? और देखें, मान लो तुम्हारे पास एक फॉर्म है, रजिस्टर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें यूजर नेम, पासवर्ड एंड ईमेल देना है। ये डेटा है। अब जैसे ही तुम इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो एक रिक्वेस्ट जाएगी फ्रंट एंड से बैक एंड पर कि भाई ये डाटा से एक नया यूजर क्रिएट कर दो, ठीक। पर ये डाटा जाएगा कैसे? ये 3 तरह से जा सकता है। आओ देखें। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। ये 3 अलग अलग तरीके हैं जो कि रिक्वेस्ट के साथ डेटा ले जा सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अभी के लिए हम यूज कर रहे हैं। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी एंड पैरम्स का अलग काम है, इसे हम बाद में देखेंगे। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज इसीलिए होती है ताकि हम लार्ज डाटा या फिर कॉन्फिडेंशियल डाटा जैसे कि पासवर्ड्स वगैरह इन सबको भेजने के लिए हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज करते हैं। सो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई और डाटा जो है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के साथ आया एंड बैकएंड पे हिट हुआ। अब बैकएंड पे डेटा आया, उसे हम ऐसे तो रीड करेंगे नहीं, उसको हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया एंड वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया, जैसे कि यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हम चेक करेंगे कि जो भी फील्ड्स आई हैं कहीं खाली तो नहीं, मतलब कि यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड तीनों में डेटा है कि नहीं। सो उसके लिए हम एक वैलिडेशन लगाएंगे एंड अगर होंगी तो हम उसको एरर थ्रो करेंगे। 400 एक स्टेटस कोड होता है, बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं जैसे कि 400, 201 एंड सबका अलग अलग काम होता है। 201 एक सक्सेस कोड होता है, 404 एक एरर कोड होता है, एरर स्टेटस कोड। सो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में भेज देंगे कि कैन नॉट प्रोसीड विद एम्प्टी फील्ड्स। डेटा आ गया एंड हम उसमें वैलिडेशन भी लगा चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कभी भी तुम रजिस्टर करते हो किसी वेबसाइट पे, अगर उसमें पहले से रजिस्टर कभी किया होगा तो क्या बताता है कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये वैलिडेशन भी तो लगानी है। सो हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट इज यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट वन। ये फाइंड वन एक मेथड है जो कि हमारे डीबी में ढूंढती है कि क्या ये सेम ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करेगा देन हम रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे 40 स्टेटस कोड के साथ कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब फाइनली हम एक नया यूजर रजिस्टर कर देंगे एंड वो बनाएंगे कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। अब यूजर मॉडल डॉट क्रिएट भी एक मेथड है जिससे कि हम नया यूजर रजिस्टर कर सकते हैं या फिर उसका डेटा जो है वो डीबी में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे जो भी डेटा क्या होगा वही जो हमने मॉडल्स में लिखा है, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अब हमारा यूजर जो है वो रजिस्टर हो, एक मैसेज भेजेंगे
कि हमारा यूजर रजिस्टर हो चुका है एंड साथ में हम इसमें डेटा भी भेजेंगे यूजर का फॉर टेस्टिंग। और पूरा फ्लो समझें। सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो कि फ्रंट एंड से डेटा आया था जिसमें हमने उसे वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया है यूजर नेम ईमेल एंड पासवर्ड में। फिर हमने इसमें वैलिडेशन लगाया है कि कहीं कोई फील्ड खाली तो नहीं। उसके बाद हमने चेक किया है कि सेम ईमेल से पहले से कोई यूजर रजिस्टर है, अगर है देन हम इसमें रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर उसके बाद फाइनली हमने अपना यूजर क्रिएट कर लिया है एंड फिर रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड यूजर का डाटा शेयर कर रहे हैं। इसमें हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज किया है ताकि जब भी कोई एरर आए देन हमें कंसोल में पता चल जाए। सॉरी, यहाँ 20 नहीं 201 कोड होगा। अब हम आएंगे अपने राउट्स फोल्डर के अंदर रजिस्टर एपीआई में एंड सबसे पहले यहाँ पे हम अपना कंट्रोलर्स करेंगे इंपोर्ट एंड जो रजिस्टर यूजर फंक्शन है उसे इस एपीआई में लगा देंगे। नेक्स्ट अब हम आएंगे .js फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पे अपना राउट्स इंपोर्ट करेंगे। राउट्स इंपोर्ट करने के बाद हम अपनी एक एपीआई बनाएंगे app.use। यहाँ पे हम उसका पाथ रखेंगे /api/auth। अब हम करेंगे इस auth राउट्स को यहाँ पे पेस्ट। अब हमारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। हमने राउट्स फाइल क्रिएट कर ली है एंड उसे app.js में इंपोर्ट भी कर दिया है। अब आओ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वर को रन करेंगे npx nodemon server.js एंड mongodb कनेक्टेड। अब हम पोस्टमैन में आएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले मेथड सेलेक्ट करेंगे। मेथड वही सेलेक्ट करेंगे जो हमने एपीआई बनाई है, जैसे कि पोस्ट। हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे हम अपना यूआरएल डालेंगे http localhost 3000 एंड app.js में हमने बनाया था /api/route/register। अब हम अपना डाटा लिखेंगे। डाटा हम बॉडी के अंदर रॉ फॉर्मेट में लिखेंगे एंड जेसन स्ट्रक्चर में। यहाँ पे यूजर नेम देंगे, ईमेल देंगे एंड पासवर्ड देंगे। अब करते हैं सेंड एंड ये क्या रजिस्टर नहीं हो रहा है। देखते हैं एंड कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यूजर नेम अनडिफाइंड, मतलब यूजर नेम में कोई डाटा आ ही नहीं रहा है। पर ऐसा क्यों, हमने तो पोस्टमैन से डेटा भेजा है। app.js फाइल में आएंगे एंड यहाँ पे हमें एक मिडलवेयर लगाना पड़ेगा app.use express.json। ये क्या है, ये एक मिडलवेयर है जो कि एक्सप्रेस को जो रिक्वेस्टेड बॉडी के अंदर जेसन डेटा आता है उसे पढ़ने में हेल्प करता है। हमारा एक्सप्रेस डिफॉल्ट में यहाँ रिक्वेस्टेड बॉडी के अंदर का डेटा नहीं पढ़ सकता है, इसलिए मिडलवेयर लगाना जरूरी है। अब आप टेस्ट करते हैं एंड पोस्टमैन में दोबारा सेंड करते हैं एंड बूम, यस यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। हमने सक्सेसफुली अपनी /register एपीआई बना ली। यूजर नेम, पासवर्ड एंड ईमेल के साथ हमने एक यूजर को रजिस्टर करवा दिया है एंड ऑल्सो उसका डेटा टीबी में स्टोर करवा दिया है। अच्छा, बट ये तो थी सब बेसिक चीजें, ये एक बिल्कुल बेसिक रजिस्टर एपीआई है, पर इसके अंदर हमने कुछ भी सिक्योरिटी नहीं लगाई है। उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ी। इंस्टॉल करेंगे कुछ और चीजें, जैसे कि npm ibcrypt, JSON वेब टोकन एंड कुकी पार्सर। अब पहला काम है अपने पासवर्ड को हैश करना। कंट्रोलर्स फाइल में आएंगे एंड यहाँ पे रिक्वायर करेंगे जहां हम यूजर को क्रिएट कर रहे हैं ठीक उससे पहले हम अपना पासवर्ड हैश करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ये लाइन const hash to await bcrypt.hash एंड पासवर्ड 10। अब देखो यहाँ का लॉजिक समझो। हैश पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम बिक्रिप्ट पैकेज का यूज करके एक .hash मेथड होता है जिससे कि पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट हो जाता है। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड दे रहे हैं जो यूजर ने डाला होगा एंड ,10, मतलब कि हम अपने पासवर्ड को 10 बार ऐसे मिक्स कर रहे हैं ताकि एक ऐसा इनक्रिप्टेड कोड बने जो बहुत सिक्योर हो। अब हम पासवर्ड को सिंपल टेक्स्ट में नहीं बल्कि हैश्ड पास के फॉर्म में ही सेव करेंगे डीबी में। यहाँ पे पासवर्ड की जगह हैश्ड पास लिख देंगे। अब दूसरी चीज टोकन, और समझते हैं। हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था जेसन वेब टोकन, उसको यहाँ पे रिक्वायर करेंगे JWT शॉर्ट फॉर्म में। कॉन्स्ट JWT इज इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। अब हम आएंगे हैश
पासवर्ड को हम हैश करते हैं यूजर को क्रिएट करने से पहले, एंड जब एक बार यूजर क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम उसकी टोकन जनरेट करते हैं। सो यूजर मॉडल डॉट क्रिएट मेथड के नीचे लिखेंगे हम अपना टोकन जनरेट करने का कोड, कॉन्स्ट टोकन नाम से इज इक्वल टू jwt.sign। अब साइन क्या है? ये जो जेसन वेब टोकन एक पैकेज है, उसके अंदर ये साइन एक मेथड है जो कि टोकन को जनरेट करता है। इसके अंदर हम देंगे यूजर की आईडी। यूजर की आईडी मतलब कोई भी डाटा यूजर का, लेकिन जो यूनिक हो। ये यूजर की आईडी मोंगोडीबी में जो आईडी असाइन होती है वो है। एंड उसके बाद देना पड़ेगा हमारा JWT सीक्रेट। JWT सीक्रेट हम जनरेट कर सकते हैं इस वेबसाइट से। यहाँ पे आके रैंडम सा कोई भी सीक्रेट जनरेट करो एंड कॉपी करके हम इसे .env फाइल में सेव करेंगे। अब .env फाइल के अंदर आते हैं, लिखते हैं JWT सीक्रेट। इसके अंदर जो हमने कोड कॉपी किया था वो पेस्ट कर देते हैं। अब वापस आएंगे अपने कंट्रोलर्स फाइल के अंदर एंड यहाँ पे हम JWT सीक्रेट लिख देंगे। अब हमारा टोकन जनरेट हो चुका है। इस टोकन को हम रिस्पॉन्स में भी भेजेंगे अभी चेक करने के लिए। टोकन तो जनरेट कर लिया है, पर एक्चुअली होता क्या है और समझें। मान लो तुम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए, ठीक है, और तुम हो यूजर ए। अब यहाँ पे तुमने रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद वो तुम्हें फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे ले गया। अब तुम 2 दिन बाद आए एंड तुमने वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोली और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ने तुम्हारा ही डैशबोर्ड दिखाया, पर उसकी वेबसाइट ने पहचाना कैसे कि तुम यूजर ए हो? ये सिर्फ और सिर्फ टोकन की वजह से। टोकन और कुछ नहीं, एक आईडी कार्ड की तरह होता है। ये एक नंबर होता है, जब भी तुम रजिस्टर या फिर लॉगिन करते हो तो जनरेट होता है एंड उसके बाद ये स्टोर होता है कुकीज में। और ये टोकन जब तक ये एक्सपायर नहीं होगा या फिर तुम उस वेबसाइट पे लॉग आउट नहीं करोगे, तब तक तुम्हें दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं है अपने पासवर्ड से। वो तुम्हें अपने आप ही पहचान लेगा। टोकन को हम ऐसे ही किसी भी जगह स्टोर नहीं करते हैं, खासकर लोकल स्टोरेज में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्सेस अटैक्स हो सकते हैं जहाँ पे तुम्हारा टोकन चोरी हो सकता है। इसीलिए हम इसे सिक्योर जगह सेव करते हैं, जैसे कि कुकीज में। इसके लिए हमने एक पैकेज भी इंस्टॉल किया था, कुकी पार्सर। हम अपने कंट्रोलर्स फोल्डर में आएंगे वापस एंड यहाँ पे हम अपने टोकन को स्टोर करेंगे कुकी में इस लाइन से। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो टोकन है वो हम नाम दे रहे हैं एंड ये जो टोकन बिना स्ट्रिंग के है ये हमारा एक्चुअल टोकन है जो कि जनरेट हुआ है। पर इसके साथ हम कुछ स्पेशल ऑप्शंस भी लगाएंगे, जैसे HTTP ओनली ट्रू, सेम साइट नन, सिक्योर ट्रू एंड लास्ट में एक्सपायर्स। अब इसका मतलब समझते हैं। HTTP ओनली ट्रू का मतलब है कि अगर मान लो जो भी तुम्हारे अटैक्स होते हैं, एक्सेस अटैक्स या फिर ब्राउजर में जो भी जावास्क्रिप्ट होती है, सिंपली क्लाइंट साइड में कोई भी अटैक को ये ब्लॉक करता है। एंड सेम साइट नन मतलब कि जैसे कि तुम्हारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड तुमने डिप्लॉय किया अलग अलग डोमेन में, देन वहां पे ये कुकी को अलाउ करता है। सिक्योर मतलब कि ये HTTPS रिक्वेस्ट पर ही सेंड होगी। एंड लास्ट है एक्सपायर्स, ये सिंपली बताता है कि तुम्हारा टोकन कब एक्सपायर होगा। यहाँ पे 7 दिन में हो रहा है। हमने पासवर्ड को हैश कर लिया, टोकन जनरेट करवा ली एंड उसे सक्सेसफुली कुकी में सेव भी कर लिया है। हमने कुकीज में टोकन को सेव तो कर लिया, बट अभी भी एक स्टेप बाकी है। app.js के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे हम जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था कुकी पार्सर, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। एंड जहाँ पर मिडलवेयर लगा है app.use JSON वाला, उसके जस्ट नीचे हम ये लाइन लिखेंगे app.use कुकी हैं। अब आओ लास्ट बार टेस्ट कर लेते हैं। सर्वर को रन करेंगे एंड पोस्टमैन में आके टेस्ट करेंगे। यहाँ पे ईमेल बदल के सेंड करेंगे एंड यस, अब हमारा यूजर रजिस्टर हो चुका है। एंड यहाँ पे ये देखो पासवर्ड पहले प्लेन टेक्स्ट में था, ये कुछ इनक्रिप्टेड कोड में है जो कि नहीं समझ सकता कोई, और कोई इसे डिक्रिप्ट भी नहीं कर सकता। ऑल्सो हमारा टोकन भी दिख रहा है जो कि हमने जनरेट करवाया है। साथ में हमने कुकीज में सेव किया था, वो भी चेक करते हैं। कुकीज में आएंगे एंड ये देखो यहाँ पे कुकीज में सेव हो चुका है हमारा टोकन। मतलब कि हमने पूरा एक सिक्योर रजिस्टर API क्रिएट। एक बार आके MongoDB में चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पे डाटा आ चुका है, जैसे कि पहले पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में था एंड बाद में ये इनक्रिप्टेड कोड में। हमारी रजिस्टर API पूरी बन चुकी है सिक्योरिटी के साथ।